हाय फ्रेंड्स। मैं आज आपको 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फिल करना है वो दिखाने वाला हूँ। पहले तो गूगल क्रोम में गूगल कीजिए और इनकम टैक्स ई फिलिंग लिखिए। तब इनकम टैक्स इंडिया का ये वेबसाइट आ जाएगा। इसको ओपन करिए। पहले तो हमें ITR फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा सैलरीड पर्सनस के लिए। तो इसके डाउनलोड सेक्शंस में आपको ITR फॉर्म्स फॉर 2017-18 दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ITR फॉर्म्स है फॉर इंडिविजुअल्स और डिफरेंट टाइप के बिजनेस वगैरह के लिए। तो हमें ITR 1 चूज करना है जो कि फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो ये यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ये यूटिलिटी ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, इसलिए मैं अभी इसको फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपके लिए ये ओपन करता हूँ। तो ये रही वो यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, जिसको आपको फिल करना है। इसे ओपन करिए। तो इनकम टैक्स का ये सहज ITR 1 आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेल में मैक्रो जो डिसेबल्ड है इन्हें इनेबल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन पे क्लिक करिए और इनेबल दिस कंटेंट इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दिस यूटिलिटी इज़ फॉर असेसमेंट ईयर 2017-2018। इसका मतलब ये साल 2017-18 असेसमेंट ईयर के लिए है और फिस्कल ईयर 2016-17 के रिटर्न्स हमें भरने हैं। इसे ओके करिए। रेड में जो दिए हुए हैं ये फील्ड्स मैंडेटरी होती हैं, तो इन्हें आपको भरना ही भरना है। लेकिन बाकी के फील्ड्स आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसे भर सकते हो या फिर खुले छोड़ सकते हो। तो सबसे तो फर्स्ट नेम में आप अपना नाम भरिए, मिडिल नेम भरिए, सरनेम डाल दीजिए अपना। आपका पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। हाल ही में गवर्नमेंट ने आधार नंबर कंपलसरी किया है, लेकिन अगर ये आप फॉर्म अगर 1 जुलाई से पहले भर रहे हो और रिटर्न अपना 1 जुलाई से पहले अपलोड कर रहे हो तो आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आधार नंबर अभी लिख सकते हो, लेकिन 1 जुलाई के बाद में आपको ये कंपलसरी फिल करना पड़ेगा। आपके एड्रेस में आपका एड्रेस में आपका घर का नाम, आपका रोड एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। साथ ही साथ अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना ना भूलिए। एम्प्लॉयर कैटेगरी हमको यहाँ से चूज़ करना है। आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट, PSU एम्प्लॉय है तो PSU, या अदर एम्प्लॉय है तो अदर चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे अदर चूज़ करना है, करा है। रिटर्न फाइल्ड ये जो फील्ड है यहाँ पे भी कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप लेट रिटर्न भर रहे हो तो आफ्टर ड्यू डेट ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई नोटिस आया है या फिर आपका रिवाइज रिटर्न है तो ये अंडर सेक्शन 142, 148, 153, 153C ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। और रिवाइज है तो रिवाइज वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेरी को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो रिस्पॉन्स चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट भरते हो तो आपको पेनाल्टी लगेगी जो कि नीचे कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर ये बिफोर ड्यू डेट, जो कि अभी 31 जुलाई ड्यू डेट है इस साल का, उसके पहले अगर भर रहे हो तो आपको ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट चूज करना पड़ेगा। आर यू अ पर्सन गवर्न बाय पोर्तुगीज सिविल कोड, नो चूज करिए। विदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, ये अगर आपका नया पहली बार अगर रिटर्न भर रहे हो 2017-18 के लिए तो ओरिजिनल चूज करिए, अदरवाइज रिवाइज आपको चूज करना पड़ेगा। रेसिडेंट स्टेटस में आप अगर आप इंडिया में रहते हो तो रेसिडेंट चूज करिए, NRI है तो NRI, और NOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली प्रेजेंट, इसमें से एक को आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें रेसिडेंट इंडियन ऐसे डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन आपको चूज करना है। आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको फॉर्म 16 एक दिया रहेगा। मैं अपना फॉर्म 16 ओपन करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो यह मेरा फॉर्म 16 है। तो इस फॉर्म 16 में से कौन सा अमाउंट आपको
इस एक्सेल शीट में भरना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्म 16 में नीचे आइए। हर एक के फॉर्म 16 में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। तो ये अमाउंट जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये अमाउंट आपको एक्सेल शीट में भरनी है। आपकी ग्रॉस सैलरी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन अंडर सेक्शन 10 उससे एग्जेम्प्ट होता है। जैसे कि आपका एचआरए है और बाकी की चीज़ें हैं, वो उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। और ये जो फाइनल अमाउंट है विच इज़ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ये हमें एक्सेल शीट में फिल करनी है। हर एक के फॉर्म 16 में ये कंपोनेंट होता ही होता है। तो जैसे आपको दिखे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, वो अमाउंट उठाइए और एक्सेल शीट में यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दीजिए। अगर आपने आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है या बाकी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उससे आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो जो भी अमाउंट उसके रिलेटेड है वो आपको इस फील्ड में डालना है, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। ये मेरा कुछ अदर इनकम था इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। अगर आपका भी अदर इनकम है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज इसको ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में से 2016-17 में फिस्कल ईयर में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो जिस भी चैप्टर के तहत आपने वो इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। जो से 1.5 लाख की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते थे, तो 1.5 लाख की मैक्सिमम अमाउंट तक आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से डालेंगे तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और आपकी टैक्सेबल इनकम आपको मिल जाएगी। तो मैंने एटीसी के अंडर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख डाल दिया है और 898,966 माइनस 1.5 लाख करके ये मेरी टैक्सेबल टोटल इनकम आ गई है, विच इज़ आपको से नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो दिस इज़ 748,970, ये मेरी टैक्सेबल इनकम है। अभी ये शीट को वैलिडेट करिए। कैसे करना है, ऊपर चाहिए और यहाँ पे वैलिडेट बटन आपको मिलेगा, वैलिडेट पे क्लिक करिए। तो ये बता रहा है, एक मैसेज पॉपअप आ रहा है, शीट इनकम डिटेल्स इज ओके। अगर कोई भी मैंडेटरी फील्ड आपने गलती से नहीं भरी है तो ये आपको शीट इनकम डिटेल्स इज ओके ऐसा मैसेज नहीं आएगा, आपको एरर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरा है, इसलिए शीट इनकम डिटेल्स ओके ये मैसेज आ रहा है। ओके पे क्लिक करिए। अभी हमें कुछ और डिटेल्स भरनी होती हैं, इसके अलग अलग टैब्स है। हमने सिर्फ इनकम डिटेल्स ये जो टैब है उसके अंदर जो भी डेटा भरना था एक्सेल शीट में वो भरा है, बाकी के भी टैब्स हमें फिल करने पड़ेंगे। तो इसके बाद में इनकम टैक्स डिटेल्स के बाद में टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन नाम का एक और टैब है, उस पर क्लिक करिए और आपके अकाउंट्स डिटेल आपको इसमें भरने हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कुछ रिफंड आना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो किस अकाउंट में आएगा उस अकाउंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको अपने अकाउंट्स के डिटेल्स फिल करने हैं और अदर देन दैट आपके पास जितने भी सारे अकाउंट्स हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे 4 अकाउंट थे, तो एक मैंने रिफंड के लिए डाला हुआ है और 2, 3, 4 ये अदर अकाउंट्स के बारे में मैंने बताया है। अगर आपके और अकाउंट्स है तो आप ऐड रो करिए और ऐड रो करके कितने रोज आपको ऐड करना है वो इसमें डाल दीजिए और आपका अकाउंट नंबर के डिटेल्स इसमें दे दीजिए। फिर नीचे आइए, वेरिफिकेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं आपके ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली पहले पेज से आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो आपको ये फिल करना है और आपका पैन का डिटेल्स आया, कहाँ पे आप भर रहे हो और डेट, ये चीज़ें इसमें आ गई है। तो बाकी कुछ आपको यहाँ पे अभी नहीं भरना है। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, ये यस करना था आपको। और इस शीट को भी हम वैलिडेट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन शीट इज़ ओके, ये भी शीट ओके हो गई है। इसके बाद में हमें सबसे महत्वपूर्ण शीट जो बननी है, जो कि अभी तक आपके एम्प्लॉयर ने क्या
टैक्स अपना कितना टैक्स उसने डिडक्ट किया है और गवर्नमेंट को पे किया है, ये आपको यहाँ पे भरना होता है। तो ये हम भरेंगे TDS शीट में। तो TDS शीट में जाएंगे, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। तो आपके सैलरी में से जितना भी टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काटा है एज पर फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स डालना है आपको कि एम्प्लॉयर का टैन नंबर, एम्प्लॉयर का नाम, आपका इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज जो हमने दिखाया फॉर्म 16 से, और कितना टैक्स डिडक्ट किया वो यहाँ पे फिल करना है। फिर से हम फॉर्म 16 की तरफ जाएंगे। तो फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर का टैन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे एम्प्लॉयर का टैन नंबर है, ये एम्प्लॉयर का नेम है, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से लूँगा। साथ ही साथ इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज हमने देखा था 8966, ये यहाँ पे मिल गया। और एम्प्लॉयर ने जो भी टैक्स आपका डिडक्ट किया है वो आपको टैक्स पेएबल और एक्चुअली टैक्स डिडक्टेड दिखता है, या फिर नीचे लिखा हुआ रहता है कि इतना अमाउंट का टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मेरे एम्प्लॉयर ने इतना टैक्स डिडक्ट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक्चुअली ये क्रेडिट कर दिया है। तो ये डिटेल्स मुझे अभी वो यहाँ पे एक्सेल में भरनी है। तो एक्सेल में मैंने एम्प्लॉयर का टैन लिखा, एम्प्लॉयर का नाम लिखा, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज लिखा, और कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो लिखा है। फिर से इस शीट को भी हमको वैलिडेट करना है। तो ये शीट वैलिडेट हो गई है, शीट TDS इज ओके, ये मैसेज आ गया है। अभी फर्स्ट पेज पे जाइए और अभी हमें टैक्स कैलकुलेट करना है कि जो भी मेरे को वो जो अमाउंट थी टैक्सेबल इनकम विच इज 748,970, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट होके आएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया है और अभी ये टैक्स कैलकुलेट होके आया है। तो इसमें आया है कि टोटल टैक्स एंड सेस इज 77038, और एज यू नो मैंने TDS में ये भी भरा है कि मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी 77038 का टैक्स डिडक्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे बैलेंस टैक्स पेएबल जो भी है वो ज़ीरो है, मुझे कुछ भी नहीं भरना है, मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी ये पे किया हुआ है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर टैक्स आ रहा है 77038, इससे कम टैक्स भरा है, तो आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक चालान 230 होता है जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंडर वो टैक्स भर सकते हो, और उस भरे हुए टैक्स के डिटेल्स, चालान्स के डिटेल्स आपको यहाँ पे देने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डिटेल लिखा है जिसमें उस चालान का BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान और टैक्स पेड ये रखा हुआ है। तो ये जैसे कि मैंने बताया ये सैम्पल था, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन जो भी आप एडिशनल टैक्स पे करोगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। सो वापस से इनकम डिटेल्स शीट पे चाहिए और इसको कैलकुलेट टैक्स बोलिए। तो कैलकुलेट टैक्स भरने के बाद में जैसे कि मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी 77038 भरा हुआ है और मुझे बैलेंस 0 टैक्स पे करना है। ये सेम चीज़ आपको टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में भी मिलेगी। तो यहाँ पे दिखा है कि टोटल टैक्सेस पेड जो भी है, टोटल TDS क्लेम और टैक्सेस पेड, ये 77038 है जो कि ऑलरेडी पे हो चुका है। अमाउंट पेएबल इज 0, तो मुझे अभी और कुछ भी नहीं पे करना है और मुझे कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने एक्सेस पे किया हो रहता टैक्स तो मुझे यहाँ पे रिफंड में आ जाता। और मान लो कि मेरे एम्प्लॉयर ने 77038 से कम पैसे भरे होते, टैक्स भरा होता 30,000 40,000 ऐसा, तो बाकी के बचे हुए जो फिगर है मुझे अमाउंट पेएबल में आ जाते विथ एडिशनल टैक्सेस इफ एनी। तो हालांकि आप जैसे कि देख सकते हो तो मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी जितना टैक्स बनता है उतना पे किया है, तो मुझे ना तो अमाउंट पेएबल मेरा 0 है और रिफंड भी 0 है। तो ये हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको इस शीट से XML जनरेट करना पड़ेगा जो कि हम इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करेंगे। तो जनरेट XML पे बटन पे क्लिक करिए, ओके करिए। टू सेव XML क्लिक ऑन सेव XML बटन, तो मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे आ गए हम। फिर से सेव XML पे क्लिक करिए, क्लिक किया
और अभी मुझे मैसेज आया कि XML इज सेव्ड एट दिस पाथ। तो मेरे डेस्कटॉप पे ये ITR ADJPN 9875F पे ये सेव हो चुका है। अभी डेस्कटॉप पे जाइए। ये जनरली जहाँ पे आपके एक्सेल फाइल प्रेजेंट है उसी के साइड में ये आपका XML बन जाता है। तो इस XML को खोलिए, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर कीजिए तो आपको एक इस तरह से एक एक्सेल फाइल दिखाई देगी जिसमें आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। अभी इस XML फाइल को आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपलोड करना है, तब आपका रिटर्न अपलोड हो जाएगा। इनकम टैक्स के साइट पे ई फाइल के अंदर जैसे आप अकाउंट में लॉगिन करोगे उसके बाद में ई फाइल के अंदर आपको अपलोड रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपका पैन नंबर दिया होता है, तो मैंने अभी फ़िलहाल अपना जो पैन नंबर है उसको ढक दिया है। असेसमेंट ईयर आपको 2017-18 चूज़ करना है और ITR फॉर्म नेम जो है वो ITR 1 रहेगा। फाइल आपको चूज़ करनी है डेस्कटॉप से, जो हमने डेस्कटॉप पे अपना ITR फॉर्म डाला था, तो चूज़ करिए उसको, XML को 9875 ओपन करिए और इसे सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में आपको इसके एक हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट लेनी पड़ती है और उस पर साइन लिखे करके बेंगलोर भेजना पड़ता है। अदरवाइज़ हाल फिलहाल में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ई वेरीफाई रिटर्न करके एक प्रोसेस निकाली है, जो कि माई अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा ई वेरीफाई रिटर्न। तो इस ई वेरीफाई रिटर्न पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको जो आपने रिटर्न अपलोड करा है उसका ई वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स आ जाएंगे। मैंने अपना ऑलरेडी ई वेरीफाई कर दिया है, तो इसलिए मुझे डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं नो रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, और जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ई वेरीफाई रिटर्न कैसे करते हैं इसके लिए मैं फिर से एक वीडियो पोस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। ई वेरीफाई अगर आप करते हो तो आपको ये हार्ड कॉपी जिसकी आपने जो रिटर्न भरा है उसकी हार्ड कॉपी बेंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपने जो भी रिटर्न भरा है उसको आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करके स्पीड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से आप लोग को बेंगलोर भेजना पड़ता है, जिसका एड्रेस आपके उसके ITR फॉर्म में आपको मिलेगा। थैंक यू।